जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में राज्यपाल के विधायी संबोधन और संदेश अधिकार 103वीं वीडियो बनाकर इसके 175वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम राज्यपाल के विधायी संबोधन और संदेश अधिकार पर बात करेंगे। बता दें कि यह स्रोत किसी राज्य के राज्यपाल के विधायी अधिकारों को रेखांकित करता है। इसमें बताया गया है कि राज्यपाल के पास विधानसभा या विधान परिषद यदि राज्य में है को संबोधित करने का अधिकार है, जिसके लिए वह सदस्यों की उपस्थिति की मांग कर सकता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को विधानमंडल के सदन या सदनों को संदेश भेजने की शक्ति भी प्राप्त है, जो किसी लंबित विधेयक या अन्य मामलों से संबंधित हो सकता है। सदन या सदनों को ऐसे किसी भी संदेश पर शीघ्रता से विचार करना आवश्यक है। कुल मिलाकर यह पाठ राज्यपाल और राज्य विधायिका के बीच संचार और प्रक्रियात्मक संबंधों पर केंद्रित है। चलो आओ पहले सुनते हैं संविधान के इस अनुच्छेद में क्या लिखा है। पहले हम यह सुनेंगे, इसके बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। साथियों, संविधान का ये है अनुच्छेद 175, सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। 1. राज्यपाल विधानसभा को या विधान परिषद वाले राज्य के मामले में राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन को या एक साथ संवेद दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। 2. राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को संदेश भेज सकता है, चाहे विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में हो या अन्यथा, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा जाता है वह सदन कभी संदेश द्वारा कि किसी विचार किए जाने हेतु अपेक्षित किसी भी मामले पर यथाशीघ्र विचार करेगा। और एमएलसीज सीधे सीधे कैसे बात करता है? ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें शक्ति का एक पूरा संतुलन छिपा है। तो आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 को खोलकर देखेंगे, जो इसी अहम रिश्ते को, इसी कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है। तो मूल सवाल यही है, राज्य का जो एग्जीक्यूटिव हेड है यानी राज्यपाल, वो कानून बनाने वालों तक अपनी बात एक फॉर्मल तरीके से कैसे पहुंचाता है? और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं से हमारे लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस की कहानी शुरू होती है। और इस सवाल का जवाब है अनुच्छेद 175। आप इसे एक संवैधानिक पुल की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसा पुल जो राज्य की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और विधायिका यानी लेजिस्लेचर के बीच एक ऑफिशियल रास्ता बनाता है। चलिए देखते हैं कि ये पुल काम कैसे करता है। तो अगर हम संविधान के शब्दों को देखें तो अनुच्छेद 175 राज्यपाल को दो बड़ी शक्तियां देता है। पहली, सदन को अभिभाषण यानी एड्रेस करने की शक्ति, और दूसरी, उन्हें संदेश यानी मैसेज भेजने की शक्ति। सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, पर ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो मतलब राज्यपाल के पास कम्युनिकेशन के लिए दो अलग अलग टूल्स हैं। एक है औपचारिक अभिभाषण और दूसरा है लिखित संदेश। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। पहले बात करते हैं अभिभाषण की। तो इस टूलकिट का पहला औजार है अभिभाषण की शक्ति। ये एक तरह से राज्यपाल का विधानमंडल से सीधा आमने सामने और औपचारिक तौर पर जुड़ने का तरीका है। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प शब्द है अपेक्षा करना या टू रिक्वायर। राज्यपाल सदस्यों को सिर्फ बुला नहीं रहे हैं, बल्कि उनकी उपस्थिति की अपेक्षा कर सकते हैं। इसका संवैधानिक मतलब ये है कि सदस्यों का वहां होना अनिवार्य है, जो इस शक्ति को बहुत वजन देता है। ये कोई ऑप्शनल मीटिंग नहीं है। तो प्रक्रिया बिल्कुल सीधी है, राज्यपाल बुलाते हैं और सदस्यों को आना ही पड़ता है। ये व्यवस्था शासन में एक तरह की निरंतरता और संवैधानिक पदों के लिए सम्मान को बनाए रखती है। अभिभाषण के बाद अब आते हैं राज्यपाल के दूसरे टूल पर, जो थोड़ा ज्यादा लचीला है। यह है संदेश भेजने की शक्ति। इस शक्ति का इस्तेमाल करके राज्यपाल किसी पेंडिंग बिल पर या किसी दूसरे जरूरी मुद्दे पर सदन का ध्यान खींच सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि सदन इस मैसेज को नजरअंदाज नहीं कर सकता। संविधान कहता है कि उन्हें इस पर सुविधा के अनुसार शीघ्रता से विचार करना ही होगा। संविधान में लिखा ये छोटा सा वाक्यांश या अन्यथा
या और अदरवाइज राज्यपाल की इस शक्ति का दायरा बहुत बड़ा कर देता है। इसका मतलब साफ है कि मैसेज सिर्फ बिल तक ही सीमित नहीं है। ये किसी भी जरूरी सार्वजनिक मामले पर भेजा जा सकता है जिस पर राज्यपाल सदन का ध्यान चाहते हैं। तो अब फर्क बिल्कुल साफ है ना? अभिभाषण एक बड़ा औपचारिक संबोधन है जहां सबकी मौजूदगी जरूरी है। वहीं संदेश एक टारगेटेड और लिखित कम्युनिकेशन है जो किसी खास मुद्दे पर हो सकता है। दोनों के अपने अपने इस्तेमाल और अपनी अपनी अहमियत है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि ये सब काम कैसे करता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? आखिर राज्यपाल और विधानमंडल के बीच इस तरह के संवाद की जरूरत ही क्या है? देखिए, इसकी अहमियत ये है कि ये अनुच्छेद सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये लोकतंत्र में शक्ति संतुलन का एक बहुत जरूरी तरीका है। ये पक्का करता है कि सरकार की दो बड़ी शाखाएं, कार्यपालिका और विधायिका, एक दूसरे से लगातार बातचीत करती रहें। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये संवाद बेहद जरूरी है। तो हम इस आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या अनुच्छेद 175 सिर्फ एक संवैधानिक औपचारिकता है, एक रस्म अदायगी, या फिर ये राज्यपाल के हाथ में एक असली राजनीतिक ताकत है? सच तो ये है कि इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि इस शक्ति का इस्तेमाल कब, कैसे और किस नियत से किया जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब राजनीति की किताबों से ज्यादा असल दुनिया के दांव पेच में छिपा है। भारतीय राजनीति में राज्यपाल का पद अक्सर चर्चा में रहता है। क्या वो सिर्फ एक रबर स्टैंप है जो बस राज्य सरकार के हर फैसले पर मुहर लगाते हैं, या फिर क्या संविधान उन्हें कुछ ऐसी शक्तियां देता है जो उन्हें राज्य की विधायिका पर एक तरह से निगरानी रखने वाला शेर बनाती हैं? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और हमारे हाथ में जो औजार है वो है संविधान का अनुच्छेद 175। देखने में बहुत छोटा सा है, सिर्फ 2 वाक्यों का अनुच्छेद, लेकिन कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बिल्कुल। हमारा मिशन है ये समझना कि क्या ये अनुच्छेद राज्यपाल के हाथ में एक छिपा हुआ हथियार है या सिर्फ एक दिखावटी शक्ति। चलिए खोद कर देखते हैं कि इसमें असल में है क्या। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे संघीय ढांचे और शक्ति संतुलन की बात करता है। और आप सही कह रहे हैं, संविधान के इन छोटे छोटे अनुच्छेदों में ही असली सार छिपा होता है। संविधान सभा में इन पर घंटों बहस हुई थी, हर शब्द को तराशा गया था। सही बात है। अनुच्छेद 175 को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये राज्यपाल और विधायिका के रिश्ते की एक बहुत ही अहम कड़ी है। तो फिर इंतजार कैसा? सीधे पहले खंड पर आते हैं। मैं अनुच्छेद 175 का पहला हिस्सा पढ़ता हूं। इसमें लिखा है, एक राज्यपाल विधानसभा को या किसी राज्य की विधान परिषद होने की स्थिति में राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन को या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकता है और इस उद्देश्य के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। ठीक है, संबोधित कर सकता है, ये तो समझ आता है, जैसे राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। लेकिन यहाँ जो आखिरी हिस्सा है, सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है, ये मुझे थोड़ा उलझा रहा है। अपेक्षा करना या रिक्वायर, हाँ, ये शब्द सुनने में बहुत मजबूत लगता है। ये कोई न्योता तो नहीं है। तो अगर कोई सदस्य उपस्थित नहीं होता है तो क्या होता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हाँ, यही वो शब्द है जो इस अधिकार को वजन देता है। ये कोई अनुरोध या आमंत्रण नहीं है, ये एक संवैधानिक निर्देश है। निर्देश। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कंपनी का सीईओ एक अनिवार्य बोर्ड मीटिंग बुलाता है, आप उसे मिस करने का सोच भी नहीं सकते। अच्छा। जब राज्य का संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल सदन को संबोधित करने के लिए बुलाता है तो सदस्यों का वहां होना एक संवैधानिक कर्तव्य बन जाता है। तो क्या इस सदन की अवमानना जैसा कुछ माना जा सकता है अगर कोई ना आए तो? देखिए, सीधे तौर पर अवमानना के नियम लागू होंगे या नहीं, ये एक अलग बहस का विषय है। लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से एक गंभीर संवैधानिक चूक मानी जाएगी। ये परंपरा और सम्मान का सवाल है। संविधान बनाने वालों की मंशा साफ थी, जब राज्यपाल बोलेंगे तो विधायिका सुनेगी। ये शक्ति राज्यपाल को सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख से ऊपर उठाकर एक ऐसी हस्ती बनाती है जिसकी बात को गंभीरता से लेना जरूरी है। तो हमारे शुरुआती सवाल पर लौटे तो ये रबर स्टैंप वाली छवि से तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। ये अधिकार का पहला प्रदर्शन है। तो संबोधन का अधिकार तो बहुत साफ है। ये राज्यपाल का सदन के सामने अपनी बात रखने का एक औपचारिक और शक्तिशाली तरीका है, एक बड़ा सालाना जलसा जैसा। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है असली शक्ति या शायद विवाद की असली जड़ इसके दूसरे हिस्से में छिपी है, जहां संदेश भेजने की बात होती है।
क्या ये ज्यादा नुकीला और ज्यादा बार इस्तेमाल हो सकने वाला हथियार है? बिल्कुल, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, नुकीला। अगर संबोधन एक ब्रॉडकास्ट है जो सबके लिए है, तो संदेश एक लेजर गाइडेड मिसाइल के तरह है, वाह! जो किसी खास लक्ष्य पर दागा जा सकता है। ये अनुच्छेद 175 की असली धार है। चलिए, तो फिर उस धार को भी देख लेते हैं। मैं अनुच्छेद 175 का दूसरा खंड पढ़ता हूं। ये कहता है, 2. राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को संदेश भेज सकता है, चाहे वह विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में हो या अन्यथा, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा जाता है, वह सदन उस संदेश द्वारा विचार किए जाने के लिए अपेक्षित किसी भी मामले पर पूरी सुविधा के साथ विचार करेगा। यहां पर 2 शब्द मेरे दिमाग में अटक गए हैं। पहला, लंबित विधेयक के संबंध में। ये तो सीधा साधा लगता है, कोई बिल अटका है, राज्यपाल ने अपनी राय भेज दी। लेकिन इसके बाद जो आता है, या अन्यथा और अदरवाइज। एक मिनट, या अन्यथा का मतलब तो ये हुआ कि राज्यपाल कल को राज्य में पानी की कमी पर या शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर भी सदन को संदेश भेज सकते हैं, भले ही उस पर कोई बिल आया ही ना हो। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। एग्जैक्टली, यही वो चाबी है जो इस अधिकार का पूरा दरवाजा खोल देती है। अच्छा? या अन्यथा का दायरा एक तरह से असीमित है। इसका मतलब है कि राज्यपाल को किसी भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर जो उन्हें लगता है कि सरकार या विधायिका नजरअंदाज कर रही है, उस पर वो सीधे हस्तक्षेप कर सकते हैं। बिल्कुल, वो किसी मुद्दे पर बहस शुरू करने के लिए भी इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इसका कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण हो सकता है जिससे हम समझ सकें कि ये व्यवहार में कैसे काम करेगा? जरूर। एक काल्पनिक स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए किसी राज्य में सरकार एक बड़ी औद्योगिक परियोजना के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण करने की एक विवादास्पद नीति पर काम कर रही है। ठीक है। मीडिया में विरोध हो रहा है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार बिल लाने की तैयारी में है। अब राज्यपाल को लगता है कि इस नीति की सामाजिक और आर्थिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं और इस पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई है। तो वो बिल आने का इंतजार करेंगे? उन्हें जरूरत नहीं है। यही या अन्यथा क्लॉज काम आता है। वो बिल आने से पहले ही विधानसभा को एक औपचारिक संदेश भेज सकते हैं। बिल आने से पहले? हाँ, उस संदेश में वो कह सकते हैं कि मैंने राज्य में भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रही चिंताओं का संज्ञान लिया है। मैं सदन से आग्रह करती हूँ कि कोई भी कानून बनाने से पहले इसके सामाजिक प्रभाव, मुआवजे की दर और किसानों के पुनर्वास पर एक विस्तृत रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया जाए। वाह, तो इससे तो पूरा खेल ही बदल जाएगा। सरकार जो शायद चुपचाप बिल पास करवाना चाहती थी, अब उसे सदन में इस पर सार्वजनिक रूप से बहस करनी होगी। ठीक यही बात है। राज्यपाल ने कानून को रोका नहीं, लेकिन उन्होंने सरकार को उस मुद्दे पर बहस करने और जवाबदेह होने के लिए मजबूर कर दिया जिस पर वो शायद बचना चाहती थी। ये तो एक तरह का एजेंडा सेटिंग टूल है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये शक्ति कितनी प्रभावशाली हो सकती है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये शक्ति राज्यपाल को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दे देती? एक मनोनीत व्यक्ति को चुनी हुई विधायिका के काम में इतनी दखलंदाजी का मौका देना, क्या ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ नहीं है? ये तो एक बड़ा टकराव पैदा कर सकता है। और यही इस अनुच्छेद से जुड़ा सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील सवाल है। आप बिल्कुल सही हैं। ये एक दो-धारी तलवार है। संविधान निर्माताओं ने जब ये शक्ति दी तो उनकी कल्पना एक ऐसे राज्यपाल की थी जो राजनीति से ऊपर हो, एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाए। फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। हाँ, उनका सोचना था कि राज्यपाल इस शक्ति का इस्तेमाल बहुत संयम और विवेक से केवल असाधारण परिस्थितियों में ही करेंगे। लेकिन आज की राजनीति में, जहां राज्यपाल की नियुक्ति अक्सर केंद्र में सत्तारूढ़ दल करता है, क्या ये उम्मीद करना यथार्थवादी है? इस शक्ति का दुरुपयोग तो बहुत आसानी से हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और यही वजह है कि इस अनुच्छेद का इस्तेमाल बहुत कम होता है। कोई भी राज्यपाल एक चुनी हुई सरकार के साथ सीधे टकराव में नहीं आना चाहता। सही बात है। लेकिन इसका इस्तेमाल ना होना ये साबित नहीं करता कि ये शक्ति मौजूद नहीं है। ये संविधान में एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है, एक इमरजेंसी ब्रेक जो सैद्धांतिक रूप से मौजूद है। और इस खंड का जो आखिरी हिस्सा है वो भी बहुत दिलचस्प है। पूरी सुविधा के साथ विचार करेगा, विद ऑल कन्वीनियंट डिस्पैच। यहाँ सुविधा के साथ का क्या मतलब है? हाँ, ये भाषा
ये तो सरकार को एक तरह का बहाना दे देता है कि वो इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दे, ये कहकर कि अभी सुविधा नहीं है। हाँ, ये भाषा थोड़ी अस्पष्ट जरूर लगती है, लेकिन संवैधानिक भाषा में इसका मतलब है बिना किसी अनावश्यक देरी के। अच्छा। सदन संदेश को ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकता, उन्हें उस पर विचार करना ही होगा। अब अनावश्यक देरी क्या है, ये कौन तय करेगा, ये व्याख्या का विषय है। लेकिन अगर कोई सरकार जानबूझकर राज्यपाल के संदेश को महीनों तक नजरअंदाज करती है, तो ये एक संवैधानिक संकट को जन्म दे सकता है। ये सदन पर एक नैतिक और संवैधानिक दबाव बनाता है कि वो राज्यपाल के संदेश को प्राथमिकता दें। एक सवाल और, क्या राष्ट्रपति के पास भी केंद्र में ऐसी ही शक्तियां हैं या ये सिर्फ राज्यों के लिए है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति को भी लगभग यही शक्तियां दी गई हैं, संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने की। तो फिर वहां इतना विवाद क्यों नहीं होता? क्योंकि व्यवहार में केंद्र और राज्यों की राजनीति में बहुत फर्क है। केंद्र में राष्ट्रपति और सरकार के बीच आमतौर पर एक सीधा टकराव कम देखने को मिलता है, लेकिन राज्यों में, जहां अक्सर केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें होती हैं, हाँ, वहां समीकरण बदल जाता है। बिल्कुल, वहां राज्यपाल का पद ज्यादा राजनीतिक और संवेदनशील हो जाता है। इसलिए अनुच्छेद 175 के इस्तेमाल या दुरुपयोग की संभावनाएं अनुच्छेद 86 की तुलना में हमेशा ज्यादा चर्चा में रहती हैं। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम जिस अनुच्छेद 175 को एक छोटा और साधारण सा प्रावधान समझ रहे थे, वो असल में राज्यपाल को दो बहुत अलग-अलग तरह के औजार देता है। पहला है अनुच्छेद 175(1) के तहत एक भारी हथौड़ा, यानी औपचारिक संबोधन, जिसका इस्तेमाल कभी-कभार लेकिन पूरे प्रभाव के साथ किया जाता है। और दूसरा है अनुच्छेद 175(2) के तहत एक सर्जिकल ब्लेड या स्कैल्पल, सही, यानी लक्षित संदेश, जो किसी खास मुद्दे पर किसी खास समय पर बहुत सटीकता से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये राज्यपाल को राज्य के शासन में सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार बनाता है। सक्रिय भागीदार। शक्ति इस बात में नहीं है कि वो सरकार को कुछ करने पर मजबूर कर सकते हैं, बल्कि इस बात में है कि वो सरकार को किसी मुद्दे पर बात करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो आज की चर्चा समाप्त करते हुए हमने देखा कि कैसे संविधान के कुछ शब्द, जैसे उपस्थिति की अपेक्षा या अन्यथा और विचार करेगा, महज कानूनी भाषा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये शब्द राज्यपाल के पद को वो संवैधानिक गहराई और अधिकार देते हैं जो पहली नजर में दिखाई नहीं देते। ये राज्यपाल और विधायिका के बीच शक्ति के एक जटिल नृत्य को परिभाषित करते हैं। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचारणीय प्रश्न के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। जरूर। ये स्रोत यानी अनुच्छेद 175 हमें शक्ति के क्या के बारे में बताता है, मतलब संबोधित करने और संदेश भेजने की शक्ति, लेकिन ये हमें इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता कि इस शक्ति का उपयोग कब और कैसे किया जाएगा। ये विवेक पे छोड़ दिया गया है। हाँ, परंपरा और विवेक पर। तो सोचने वाला सवाल ये है, आज के दौर की ध्रुवीकृत राजनीति में, जहां संवैधानिक कर्तव्य और राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच की रेखा लगातार धुंधली होती जा रही है, क्या कोई राज्यपाल कभी भी इस शक्ति का इस्तेमाल बिना अपनी मंशा पर सवाल उठाए कर सकता है? क्या यह अनुच्छेद अच्छे शासन का एक साधन है या हमारे संघीय ढांचे में टकराव का एक अवश्यंभावी स्रोत? आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।